जाओ। मैं डॉक्टर अशोक कुमार, विश्वविद्यालय प्राचार्य, मनोविज्ञान विभाग, पार्वती विज्ञान महाविद्यालय मधेपुरा। आज मैं डिग्री पार्ट 3 ऑनर्स पेपर 5 एजुकेशनल साइकोलॉजी का एक टॉपिक इंटेलिजेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। इंटेलिजेंस शब्द, उसका क्या स्वरूप है, उसकी क्या परिभाषा है, बुद्धि के कितने परीक्षण होते हैं, बुद्धि परीक्षण को कितने भागों में विभक्त किया जा सकता है और बुद्धि परीक्षण की क्या शैक्षिक उपादेयता है, इस संदर्भ में हम विस्तृत रूप से चर्चा करने जा रहे हैं। बुद्धि के संदर्भ में चर्चा करने से पूर्व मैं कहना चाहूँगा कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में गाल्टन, कैटेल आदि ने वैयक्तिक भिन्नता का कंसेप्ट दिया। वैयक्तिक भिन्नता का मतलब यहाँ पर यह है कि हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न हुआ करते हैं। तो हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्यों भिन्न हुआ करते हैं, तो इसके अध्ययन के क्रम में यह देखा गया कि उसके पीछे एक फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस का, लेकिन एक फैक्टर जो है वह इंटेलिजेंस होता है, बुद्धि होती है। तो उसी क्रम में बुद्धि शब्द सामने आया और देखा गया कालांतर में कि बुद्धि को हम किस रूप में परिभाषित कर सकते हैं, बुद्धि क्या है, कैसा इसका नेचर होता है। तो इस संबंध में कहना चाहूँगा कि बुद्धि से तात्पर्य यह है कि दैनिक जीवन में कौन व्यक्ति कितना किसी कार्य को किस रूप में कर पाता है, उससे हम बुद्धि से का अर्थ लगाते हैं। लेकिन मूल रूप में जब बुद्धि को परिभाषित करने की बात होगी तो इसके सर्वमान्य परिभाषा को तलाशने के क्रम में देखा गया कि 1911 में और 1921 ईस्वी में एक संगोष्ठी हुई कि बुद्धि को किस रूप में परिभाषित किया जाए। बड़े बड़े विद्वानों का समूह एकत्रित हुआ, लेकिन बुद्धि की कोई सर्वमान्य परिभाषा तक पहुंच पाना संभव नहीं हो सका। अलग अलग विद्वानों के द्वारा बुद्धि को परिभाषित करने के क्रम में अलग अलग विचार व्यक्त किए गए, अलग अलग राय व्यक्त किए गए। कुछ व्यक्तियों के द्वारा, कुछ मनोवैज्ञानिकों के द्वारा बुद्धि को सामंजन की योग्यता मान लिया गया। बुद्धि जो है वह सामंजन की योग्यता है। किसी ने कहा कि बुद्धि जो है वह सीखने की योग्यता है, तो किसी ने कहा कि अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है, तो किसी ने इसे छोटी छोटी योग्यताओं का समुच्चय या सार्वभौम क्षमता के रूप में परिभाषित किया। तो इन्हीं छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी परिभाषाओं को अलग अलग विद्वानों के द्वारा जो बुद्धि को परिभाषित किया गया, सारे परिभाषाओं को एकत्रित करते हुए फ्रीमेन ने उसे 4 वर्गों में बांटने का प्रयास किया है।
4 वर्ग में बांटकर उन्होंने एक तरह के विचारधाराओं को एक वर्ग में रखने का काम किया। तो इसी हिसाब से उन्होंने 4 वर्ग में बुद्धि की परिभाषा को रखने का काम किया है। प्रथम वर्ग की फ्रीमेन द्वारा वर्गीकृत बुद्धि के प्रथम वर्ग की परिभाषा के अंतर्गत मुख्य रूप से स्टर्न, वेल्स, बर्ट, मन आदि की परिभाषा आती है। इन लोगों का कहना है कि इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ए न्यू सिचुएशन। अर्थात दैनिक जीवन में अनेक तरह की परिस्थितियां सामने में आती है, या इसे यूं कहा जा सकता है कि दैनिक जीवन में अनेक तरह की परिस्थितियों को व्यक्ति फेस कर रहे होते हैं। तो जिस समय जिस परिस्थिति को फेस कर रहे होते हैं, जिस परिस्थिति से जूझ रहे होते हैं, उस परिस्थिति के साथ अपने आप को सामंजित, किस हद तक आप सामंजित करते हैं, समायोजित करते हैं, और इसी समायोजन की योग्यता जिस व्यक्ति में जितनी अधिक मात्रा में पाई जाएगी, वह व्यक्ति उतना ही अधिक बुद्धिमान कहलाएगा। हो सकता है कि परिस्थितियों के साथ समायोजन की योग्यता या क्षमता किसी व्यक्ति में कम होगी, किसी में औसत होगी, किसी में अत्यधिक होगी। निश्चित रूप से इससे इस निष्कर्ष तक पहुंचा जा सकता है कि जिस व्यक्ति में कम बुद्धि की कम परिस्थितियों के साथ कम समायोजन स्थापित किया गया, वह व्यक्ति कम बुद्धिमान होंगे। जिस व्यक्ति के द्वारा अधिक समायोजन स्थापित किया गया, उसे अधिक बुद्धिमान कहा जाएगा, और जिस व्यक्ति के द्वारा औसत स्तर पर समायोजन स्थापित हुआ परिस्थितियों के साथ, उसे औसत दर्जे की बुद्धि का व्यक्ति कहा जाएगा। तो इस परिभाषा से लगता है कि बुद्धि जो है वह परिस्थितियों के साथ समायोजन की एक योग्यता है। अर्थात अलग अलग सिचुएशन में आने वाले परिस्थितियों के साथ जिस ढंग से जो व्यक्ति जितनी अधिक मात्रा में अपने आप को समायोजित कर पाएंगे, वह व्यक्ति उस परिस्थिति में उतना ही बुद्धिमान कहलाएंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि यह समायोजन की योग्यता हर एक परिस्थितियों में एक व्यक्ति के द्वारा एक जैसा हो। अब हिंदी भाषी क्षेत्र में रहने वाले कोई व्यक्ति हों तो वहाँ पर बोलचाल की भाषाओं में समायोजन स्थापित करने की योग्यता उसमें अधिक पाई जाएगी बनिस्पत कि यदि उसे तमिल क्षेत्रों में भेज दिया जाए, उसे तेलुगु क्षेत्रों में भेज दिया जाए, उसे मलयालम बोलने वाले क्षेत्रों में भेज दिया जाए, उसे कन्नड़ बोलने वाले क्षेत्रों में भेज दिया जाए, तो वहाँ पर यहाँ के बनिस्पत उसमें समायोजन की योग्यता जो होगी, क्षमता जो होगी, वह कम होगी। तो इसीलिए वह व्यक्ति एक परिस्थिति में यदि ज़्यादा बुद्धिमान कहलाते हैं समायोजन स्थापित करने के क्रम में, तो दूसरे परिस्थिति में वह उसी वहाँ कम समायोजन की योग्यता उसमें पाई जाती है। तो एक ही व्यक्ति एक परिस्थिति में अधिक बुद्धिमान कहलाते हैं, तो फिर दूसरे परिस्थिति में कम बुद्धिमान कहलाते हैं। तो इस दृष्टिकोण से इस परिभाषा को यदि हम यह मान लें कि बुद्धि का यह सर्वमान्य परिभाषा है, और इसी बुद्धि को हम इसी रूप में परिभाषित कर सकते हैं कि परिस्थितियों के साथ समायोजन स्थापित करने की योग्यता ही बुद्धि कहलाती है। अर्थात इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ए न्यू सिचुएशन। तो यह परिभाषा बुद्धि को व्यापक स्वरूप देने में हमको लगता है कि यह सफल नहीं हो पाएगा। और बाद के दिनों में
इस परिभाषा की त्रुटियों पर चर्चा करते हुए बेकी ने 1930 में और फिर मोदी ने 1981 में यह बात उन्होंने स्पष्ट रूप से अपने निरंतर अध्ययनों के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वास्तव में बुद्धि तथा समायोजन में कोई भी निश्चित संबंध नहीं होता है। अर्थात इन दोनों विद्वानों ने बुद्धि और समायोजन के बीच कोई निश्चित संबंध को नहीं देखा। इस आधार पर हमने देखा कि इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए फिर फ्रीमेन द्वारा वर्गीकृत बुद्धि के दूसरे वर्ग की परिभाषा की चर्चा करना उचित प्रतीत होता है, जिसके अंतर्गत मूल रूप से एबिंगहॉस की परिभाषा आती है, बकिंघम की परिभाषा आती है, थॉर्नडाइक की परिभाषा आती है। इन लोगों का कहना है कि इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न और टू प्रॉफिट बाय द पास्ट एक्सपीरियंस। अब सवाल उठता है कि यहां पास्ट एक्सपीरियंस से क्या तात्पर्य है। निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा कि हर एक व्यक्ति के जीवन में बचपन से लेकर जिस अवस्था से वह गुजर रहे होते हैं, उस अवस्था तक का जो कुछ भी उनका जीवन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित जो उनका अनुभव होता है, वही उनका पास्ट एक्सपीरियंस कहलाता है, गत अनुभव कहलाता है। कहता है कि बुद्धि जो है वह सीखने की योग्यता है। इतना ही नहीं, वह विगत जीवन से विगत जीवन के अनुभव से लाभान्वित होने की भी योग्यता है। स्पष्ट है कि यहाँ पर एबिंगहॉस, थॉर्नडाइक, बकिंघम आदि के द्वारा जो परिभाषा दी गई है, इसमें यह बात स्पष्ट रूप से सामने आती है कि किसी खास परिस्थिति में, किसी खास विषय वस्तु को लेकर जिस व्यक्ति में सीखने और गत अनुभव से लाभान्वित होने की जितनी अधिक मात्रा में योग्यता पाई जाएगी, वह व्यक्ति उतना ही बुद्धिमान कहलाता है। अब स्पष्ट है कि 5-10 व्यक्तियों को या छात्रों को हम श्रेणीबद्ध कर दें और इस आधार पर उनकी बौद्धिक बुद्धि की योग्यता का मापन शुरू करें, उसके विचारों को जानने का प्रयास करें, तो देखने को मिलेगा कि जो व्यक्ति किसी चीज़ को यदि हम सीखने के लिए दिए हैं, 1 दर्जन छात्र हैं, यदि उसको कुछ हम सीखने के लिए दिए हैं, तो जिस बच्चे के द्वारा, जिस छात्र के द्वारा विगत अनुभव से को ध्यान में रखते हुए किसी टॉपिक को सीखने की, उसका मदद लेते हुए सीखने की योग्यता जितनी अधिक मात्रा में पाई गई, दूसरों के बनिस्पत वह उतना ही अधिक बुद्धिमान कहलाया। जिसमें जितनी अधिक मात्रा पाई गई वह ज़्यादा बुद्धिमान कहलाया। उससे कम मात्रा पाने वाले को कम बुद्धि का छात्र बोल देंगे, उससे भी कम मात्रा रखने वाले, योग्यता रखने वाले छात्रों को उससे भी कम बुद्धिमान कहेंगे। तो इस आधार पर हम देखते हैं कि बकिंघम, एबिंगहॉस, थॉर्नडाइक, गोडार्ड आदि ने जो दूसरे वर्ग की परिभाषा का समर्थन किया है, अब परिभाषा इन लोगों के द्वारा दी गई है कि शिक्षण की सीखने एवं गत अनुभव से लाभ उठाने की, लाभान्वित होने की योग्यता ही बुद्धि है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न और टू प्रॉफिट बाई पास्ट एक्सपीरियंस।
यह परिभाषा भी पूर्ण परिभाषा नहीं माना जाना चाहिए, नहीं माना गया है। सर्वमान्य परिभाषा बुद्धि का नहीं माना गया, इसलिए कि इस परिभाषा में भी कुछ त्रुटियां देखने को मिलती है। इस संदर्भ में वुडरॉ, मॉर्गन एंड किंग 1971 आदि ने व्यापक अध्ययन करके यह देखने का प्रयास किया कि क्या शिक्षण तथा बुद्धि के बीच हमेशा एक निश्चित संबंध होता है। तो अध्ययनों के उपरांत जो इन लोगों ने निष्कर्ष हासिल किया, इन लोगों ने देखा, विंडरो, मॉर्गन एंड किंग आदि ने देखा कि शिक्षण तथा बुद्धि के बीच हमेशा कोई निश्चित संबंध नहीं होता है। अर्थात यदि इस चीज त्रुटियों पर को हम स्वीकार कर लें तो ऐसी परिस्थिति में फ्रीमेन द्वारा वर्गीकृत बुद्धि के दूसरे वर्ग की परिभाषा को सर्वमान्य परिभाषा का रूप देना उचित प्रतीत नहीं होता है। कालांतर में फ्रीमेन द्वारा वर्गीकृत बुद्धि के तीसरे वर्ग की परिभाषा पर चर्चा शुरू हुई, जिसमें टर्मन, गैरेट आदि की परिभाषा को मूल रूप से देखने का प्रयास हुआ और इन लोगों ने कहा कि अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। अर्थात इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। मतलब साफ है कि अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। जिस व्यक्ति में अमूर्त चिंतन की जितनी अधिक योग्यता पाई जाएगी वह व्यक्ति उतना ही अधिक बुद्धिमान कहलाता है। अब यहाँ पर अमूर्त चिंतन शब्द की व्याख्या करना उचित प्रतीत होता है। सबसे पहले तो चिंतन क्या है? तो साधारण बोलचाल की भाषा में हम चिंतन को सोचना कहते हैं। हम किसी मुद्दे पर, किसी विषय वस्तु के बारे में यदि सोचते हैं तो वही चिंतन कहलाता है। इसके परे यदि चिंतन की हम थोड़ा और विस्तृत व्याख्या करना चाहें तो कहना चाहेंगे कि यह एक ज्ञानात्मक प्रक्रिया है चिंतन, और इस प्रक्रिया के द्वारा जब सामने में कोई समस्या उपस्थापित की जाती है या सामने में कोई समस्या उत्पन्न होती है तो समस्या के उत्पन्न होने से लेकर जब समस्या उत्पन्न हुई तो हमारे सोचने की प्रक्रिया, चिंतन की प्रक्रिया वहीं से शुरू हो जाती है। और फिर हम किस दिशा में सोचते हैं, किस दिशा में चिंतन करते हैं, तो फिर उस समस्या का क्या समाधान होगा उस दिशा में व्यक्ति चिंतन प्रारंभ कर देते हैं। और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि चिंतन समस्या का समाधान नहीं हो जाता है। अर्थात चिंतन जो है वह समस्या के उत्पन्न होने से लेकर उसके समाधान तक चिंतन की प्रक्रिया अनवरत जारी रहती है, निर्बाध रूप से जारी रहती है। जैसे ही समस्या का समाधान हमें मिलता है वैसे ही चिंतन की प्रक्रियाएं स्वतः बंद हो जाती है। इसीलिए चिंतन को प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कहा गया है, समस्या समाधान शब्द भी दिया गया है। अब सवाल उठता है कि अमूर्त चिंतन क्या है?
चिंतन तो हुआ कि ये समस्या के उत्पन्न होने से लेकर समस्या का समाधान तक ये चिंतन की प्रक्रियाएं चलती रहती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान ही चिंतन कहलाता है। अब सवाल उठता है कि अमूर्त चिंतन हम किसे कहेंगे? साहचर्यवादियों के अनुसार साहचर्यवादियों के अनुसार जब कभी हम चिंतन करते हैं उसमें इमेजेज होता है। इमेजेज मतलब बिंब होते हैं, प्रतिमा होते हैं। तो साहचर्यवादी कहते हैं कि चिंतन में बिंबों का होना आवश्यक होता है। चिंतन में बिंबों का होना आवश्यक होता है, अर्थात चिंतन में बिंबों की सहायता ली जाती है। ठीक इसके विपरीत बुर्जवर्गवादियों ने, बुर्जवर्ग विश्वविद्यालय से जुड़े हुए जितने सारे विद्वान थे, मनोवैज्ञानिक थे, उन्हें बुर्जवर्ग संप्रदाय का नाम दिया गया कि बुर्जवर्ग, और उस बुर्जवर्ग संप्रदाय से जुड़े हुए विद्वानों का कहना था कि बिना बिंब के भी चिंतन होता है। एक तरफ साहचर्यवादी जिसके समर्थक एबिंगहॉस आदि थे, उन लोगों का कहना था कि नहीं, चिंतन में बिंब होना जरूरी है, उसकी सहायता ली जाती है, उसकी सहायता ली जा सकती है। जबकि बुर्जवर्गवादियों के अनुसार बिना बिंब के भी चिंतन होता है। उनके अनुसार उद्दीपन अथवा बिंब केवल चिंतन प्रक्रिया को आरंभ कर देता है। किनके अनुसार? बुर्जवर्गवादियों के अनुसार। क्या कहता है उन्होंने? उनके क्या कहते हैं वो लोग? कि उद्दीपन अथवा बिंब, यहां पर बिंब का मतलब उद्दीपन से ही है, इसलिए मैंने कहा कि उद्दीपन अथवा बिंब केवल चिंतन प्रक्रिया को आरंभ कर देता है। चिंतन प्रक्रिया की जो शेष भाग है, बिना बिंब के, वहां बिंब की जरूरत नहीं है, बिना बिंब के अमूर्त तत्वों, केवल अमूर्त तत्वों एवं निर्धारक वृत्ति से रचित होता है। वहां बिंब नहीं होगा, अमूर्त तत्व होगा और निर्धारक वृत्तियां, डिटरमाइनिंग टेंडेंसी वहां पर काम करेगा, उसी से वह रचित होता है। और अमूर्त चिंतन को इसी रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं। यही है अमूर्त चिंतन। अब कहता है टर्मन, गैरेट आदि ने कि अमूर्त चिंतन की योग्यता जिस व्यक्ति में जितनी अधिक मात्रा में पाई जाएगी, वह व्यक्ति उतना ही अधिक बुद्धिमान कहलाएगा। स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति में इस अमूर्त चिंतन की योग्यता कम होगी, किसी व्यक्ति में औसत दर्जे की होगी, किसी व्यक्ति में अधिक होगी। तो जो व्यक्ति जिस मात्रा में अमूर्त चिंतन की योग्यता रखते हैं, वह उसी रूप में बुद्धिमान कहलाते हैं। यहाँ पर टर्मन और गैरेट आदि का यही कहना है। लेकिन हाँ, इस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े महापुरुष आदि भविष्यवाणी करते हैं, और इसीलिए और उनकी भविष्यवाणी आने वाले दिनों में सच भी साबित हुआ करते हैं, इसीलिए वो महापुरुष कहलाते हैं। और ऐसे महापुरुषों में भविष्यवाणी करने के लिए
उनके सामने में कोई मूर्त रूप से कुछ रहता नहीं है। वो अमूर्त चिंतन की योग्यता उसमें बहुत ज़्यादा होती है कि वो आने वाले 50 साल 100 साल के बारे में भी फोरकास्ट करने में सक्षम हो पाते हैं कि आने वाले दिनों में वो परिस्थितियों से उन बातों को जोड़कर चिंतन करते हैं, गंभीर चिंतन करते हैं, वो अमूर्त चिंतन करते हैं ताकि भविष्य की बातों को बतलाने में वह कुछ हद तक सफल हो पावे। और इसीलिए वो महापुरुष की संज्ञा उन्हें दी जाती है, उन्हें बड़े ऋषि मुनियों की संज्ञा दी जाती है। तो स्पष्ट रूप से यहाँ कहना है कि अमूर्त चिंतन की योग्यता जिस व्यक्ति में जितनी अधिक मात्रा में पाई जाएगी वह व्यक्ति उतना ही अधिक बुद्धिमान कहलाता है। अब सवाल उठता है कि इस परिभाषा, यह परिभाषा भी क्या सर्वमान्य परिभाषा है? इस परिभाषा को सर्वमान्य परिभाषा का रूप दिया जा सकता है? तो मेरा कहना है कि इस परिभाषा को भी सर्वमान्य परिभाषा के रूप में परिभाषित करना या स्थान दिया जाना कुछ विद्वानों के अनुसार उचित प्रतीत नहीं होता है। जैसे गिलफोर्ड आदि ने इनकी त्रुटियों को ध्यान में रखते हुए कहा कि चिंतन या अमूर्त चिंतन बुद्धि नहीं है। इन लोगों का कहना है कि चिंतन अथवा अमूर्त चिंतन बुद्धि नहीं है, बल्कि यह बुद्धि का केवल एक अंश है या एक भाग है। बिल्कुल लगता है कि गिलफोर्ड आदि ने जो व्याख्या दी है, जो अपनी बात रखने का प्रयास इनके द्वारा, इनके और सहयोगियों के द्वारा की गई है, तो बहुत हद तक लगता है कि यह प्रैक्टिकल अप्रोच है कि चिंतन या अमूर्त चिंतन, हम थिंकिंग की बात करें या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बात करें, यह बुद्धि तो नहीं है। बुद्धि का केवल एक अंश है, एक भाग है। इसलिए बुद्धि को सर्वमान्य परिभाषा के रूप में यह परिभाषा भी स्थान दिलाने में असमर्थ रहा है। और बाद के दिनों में फ्रीमेन द्वारा वर्गीकृत बुद्धि के चतुर्थ वर्ग की परिभाषा, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से वेस्लर, कगन एंड हैवमैन, रेक्सनाइट आदि की परिभाषाएं आती है, इसको प्रमुखता से रखने का प्रयास किया गया है। इसकी व्याख्या प्रमुखता से की गई है, जिसमें वेस्लर के द्वारा जो परिभाषा बुद्धि की दी गई है उसमें यह बात कही गई है कि इंटेलिजेंस इज द एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू एक्ट पर्पसफुली, टू थिंक रैशनली एंड टू डील इफेक्टिवली विथ हिज इन्वायरमेंट। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि बुद्धि जो है वो किसी इंडिविजुअल का, किसी व्यक्ति का, कहता है कि एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी, वह एक समुच्चय अथवा सार्वभौम क्षमता है। तो किस कैपेसिटी का वह समुच्चय और सार्वभौम क्षमता है? तो कहता है टू एक्ट पर्पसफुली, मतलब कि जो सिचुएशन, जिस परिस्थिति में हम किसी कार्य को कर रहे होते हैं तो उसे उद्देश्यपूर्ण ढंग से हम उस कार्य को निष्पादित करें। इसी से तात्पर्य है यहाँ पर टू एक्ट पर्पसफुली। फिर कहता है कि टू थिंक रैशनली, कि हम उस कार्य को निष्पादित करने के क्रम में हमारा जो चिंतन हो वह विशुद्ध विवेकपूर्ण चिंतन होना चाहिए। तो यहाँ पर टू थिंक रैशनली एंड कहता है कि टू डील इफेक्टिवली,
हम जो कार्य करें तो उसे प्रभावपूर्ण ढंग से उससे निपटने के साथ उस कार्य को हम निष्पादित करें। और इन्हीं छोटी छोटी योग्यताओं का और कहाँ करें, तो कहते हैं जिस वातावरण से हम संबद्ध होते हैं, यानी अपने इर्द गिर्द जो हमारे समक्ष परिस्थितियाँ होती है, उस परिस्थितियों में जो हमारे समक्ष कोई समस्या होती है या कोई हम कार्य कर रहे होते हैं, तो कहता है कि वहाँ पर यदि बुद्धि को हम परिभाषित करने का काम करें तो कहते यहाँ पर कहता है कि बुद्धि जो है किसी व्यक्ति का उद्देश्यपूर्ण क्रिया करने, विवेकशील चिंतन करने एवं प्रभावपूर्ण ढंग से निपटने की क्षमताओं का समुच्चय एवं सार्वभौम शक्ति ही बुद्धि है। यहां पर तात्पर्य है, ये वेस्लर ने बहुत अच्छे ढंग से इस बुद्धि के इस परिभाषा को सार्वजनिक रूप देने का, सर्वमान्य रूप देने का प्रयास किया है। बहुत हद तक वेस्लर को इसे इस परिभाषा को सर्वमान्य रूप देने में सफलता भी प्राप्त हुई है। लेकिन यह कहना कि 100% गलत होगा, कुछ हद तक गलत होगा कि वेस्लर ने 100% सफलता हासिल की है इसे सर्वमान्य परिभाषा के रूप में स्थापित करने में, चौथे वर्ग की इस परिभाषा को बतलाकर। इसीलिए कि यहाँ पर दो तरह की बात सामने आती है। इसी परिभाषा में हमको यदि हम विस्तार रूप से इस परिभाषा की चर्चा करें तो हमें त्रुटियों के बारे में, इस परिभाषा में जो कुछ खामियां हैं वो सामने नजर आती है। क्या नजर आती है? तो यहाँ पर एक तरफ वेस्लर एवं अन्य जो उनके सहयोगी हैं, रेक्सनाइट हैं, ये लोग कगन हैममैन हैं, जो सारे एक जैसे विचार रखते हैं बुद्धि को परिभाषित करने के क्रम में, तो एक तरफ इन लोगों के द्वारा यह बात सामने रखी जाती है कि बुद्धि जो है वह छोटी छोटी योग्यताओं का समुच्चय है। अर्थात बुद्धि यदि समंजन की योग्यता है तो बुद्धि शिक्षण की योग्यता, सीखने की योग्यता है, पूर्व जीवन से लाभ उठाने की योग्यता भी है। दूसरे तरफ बुद्धि चिंतन की भी योग्यता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है। तो एक तरफ इन छोटी छोटी योग्यताओं के समुच्चय या योगफल को बुद्धि के रूप में परिभाषित करने का, बुद्धि बतलाने का उन्होंने प्रयास किया है। और दूसरी ओर कहते हैं वेस्लर साहब कि ये सार्वभौम क्षमता भी है। तो एक तरफ योगफल और दूसरे तरफ सार्वभौम, दोनों का अलग अलग अर्थ निकलता है। समुच्चय जहां छोटी छोटी योग्यताओं का योगफल है, तो वहीं पर सार्वभौम शब्द जो है वह अविभाज्य, उसका तात्पर्य अविभाज्य शब्दों से है। तो यह दोनों में तालमेल स्थापित नहीं होता है। दूसरी बात कि इसके त्रुटियों के संदर्भ में कुछ बातें भी सामने आई कि यह समान योग्यता और विशिष्ट योग्यता की व्याख्या करने में भी वेस्लर असफल रहे हैं। हम बुद्धि को विशिष्ट योग्यता के रूप में भी समझने का प्रयास करते हैं और समान योग्यता के रूप में भी बुद्धि को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। एक तरफ थर्स्टन, गिलफोर्ड आदि विद्वानों के द्वारा बुद्धि को एक सामान्य
योग्यता माना गया है, थर्स्टन, गिलफोर्ड आदि ने बुद्धि को विशिष्ट योग्यता के रूप में स्वीकार किया है, तो वहीं दूसरी ओर वेस्लर, बीने, स्पीयरमैन, स्टोडार्ड आदि ने बुद्धि को समान योग्यता के रूप में परिभाषित रखने का काम किया है। अब इसके विपरीत जहां समान योग्यता और विशिष्ट योग्यता की बात है, एक तरफ वेस्लर आदि ने, बीने आदि ने, स्पीयरमैन आदि ने बुद्धि को समान योग्यता माना, तो वहीं दूसरी ओर थर्स्टन, गिलफोर्ड आदि ने बुद्धि को विशिष्ट योग्यता के रूप में स्वीकार किया। ठीक इस दोनों से अलग मत रखने वाले हिलगार्ड एंड एटकिंसन ने बुद्धि को इन दोनों समान योग्यता के रूप में भी स्वीकार किया है और विशिष्ट योग्यता के रूप में भी स्वीकार किया है। अर्थात बुद्धि जो है इन दोनों योग्यताओं के रूप में मानते हैं इसको। अब हिलगार्ड एंड एटकिंसन ने बुद्धि को समान योग्यता एवं विशिष्ट योग्यता के रूप में तो स्वीकार किया है, तो इस बात से तो स्पष्ट लगता है कि बुद्धि की व्याख्या करने में जितने भी सारे परिभाषाएं हैं, उसमें चौथे वर्ग की परिभाषा बहुत हद तक सफल रहा है। समान परिभाषा के रूप में उसे स्थापित की जा सकती है, लेकिन वहाँ भी छोटी छोटी ये त्रुटियाँ और विद्वानों के बीच जो विरोधाभासी मत हैं, उन मतों के चलते एक बात समझ में आती है और उदाहरण स्वरूप हम आपके समक्ष इस बात को रखना चाहेंगे कि जैसे भौतिक विज्ञान में हम या भौतिक विज्ञानियों के द्वारा जैसे बिजली को परिभाषित नहीं किया जा सकता है कि कोई विज्ञानी कहते हैं कि इससे पंखा चलता है, कोई कहते हैं यह बिजली रोशनी देती है, कोई कहते हैं यह हवा देता है, कोई मशीन चलती है, वगैरह वगैरह विभिन्न तरह की बातें। उसी तरह से बुद्धि को परिभाषित करने के क्रम में हम देखते हैं कि अलग अलग विद्वानों के द्वारा इसको अलग अलग वो अपनी राय देते हैं और अलग अलग राय देने के क्रम में हम इस निष्कर्ष तक पहुंचते हैं कि अंततोगत्वा कि बुद्धि जो है, बुद्धि वही है जिसे हम बुद्धि परीक्षण के द्वारा मापते हैं। अर्थात इंटेलिजेंस इज दैट व्हिच वी मेजर बाय द इंटेलिजेंट टेस्ट। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए मनोवैज्ञानिकों को मजबूर होना पड़ रहा है। इसलिए मजबूर होना पड़ रहा है यह बात कहने के लिए कि इंटेलिजेंस इज दैट व्हिच वी मेजर बाय द इंटेलिजेंट टेस्ट, क्योंकि हम देखते हैं कि फ्रीमेन द्वारा वर्गीकृत बुद्धि की चारों वर्ग की परिभाषाओं की विस्तृत चर्चा के बावजूद हमने देखा कि चौथे वर्ग की परिभाषा जो है, जो वेस्लर के द्वारा मूलतः परिभाषा दी गई है, जिसका समर्थन रेक्स नाइट आदि ने भी किया है, तो उस परिभाषा को हम बहुत हद तक समान परिभाषा के रूप में स्थापित कर सकते हैं, यद्यपि कुछ विद्वानों के द्वारा अपना विरोधी मत भी जाहिर की गई है। अंततोगत्वा हम इस निष्कर्ष पर पहुंचने में सफल हो पाते हैं कि हिलगार्ड एंड एटकिंसन है, मैंने बाद में अंततोगत्वा कि ये बुद्धि परीक्षण जो है, बुद्धि जो है वह है जिसे हम बुद्धि परीक्षण के द्वारा मापते हैं। इंटेलिजेंस इज दैट व्हिच वी मेजर बाय द इंटेलिजेंट टेस्ट। तो आज हम बुद्धि की परिभाषा की विस्तृत चर्चा किए हैं। अगले क्लास में हम कोशिश करेंगे कि बुद्धि परीक्षण पर हम
अपना विचार रखें। बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं और बुद्धि की क्या शैक्षिक उपादेयता है, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस इंटेलिजेंस का क्या है, उस संदर्भ में हम विस्तृत रूप से आपके बीच चर्चा करना चाहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज का मैं वर्ग 40 मिनट से ज़्यादा हो रहा है, आज का वर्ग यहीं समाप्त होता है।